दोस्तों, ये कहानी एक नॉवेल में रोज एक एपिसोड के रूप में आती है, लेकिन बीच बीच में कुछ दिन ऐसा भी होता है जब नया एपिसोड नहीं आता। अब से आप लोगों को इस कहानी का एक ही एपिसोड सुनने को मिलेगा, वो भी रोजाना की गारंटी नहीं दे सकती हूँ। तब तक के लिए इस चैप्टर का आनंद लीजिए। धन्यवाद और सब्सक्राइब करते रहें। चैप्टर 588। शिवांगी पहली बार रघुवंशी इंडस्ट्रीज आई थी। वो तो बस उस बड़ी सी बिल्डिंग को देख रही थी। फिर वो शिवाय को देखकर बोली, पापा, ये सब आपका है। शिवाय ने मुस्कुराकर शिवांगी के गाल पर हाथ रखा और बोला, नहीं बेटा, मेरा नहीं, हमारा है। इतना कहकर शिवाय ने सीनियर रघुवंशी की तरफ इशारा किया। शिवांगी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वो धीरे से कुछ बोलने लगी तो शिवाय को कुछ समझ नहीं आया। शिवांगी ने बहुत हक से शिवाय का हाथ पकड़ा और उसे हल्का सा झुकाया। शिवाय ने थोड़ा सा झुककर अपना कान शिवांगी के होठों के पास किया तो शिवांगी धीरे से बोली, पापा, प्रॉमिस भूल तो नहीं जाओगे? आज पक्का अनिरुद्ध से मिलवाओगे ना? शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने पलकें झुका दी और बस शिवाय की रजामंदी मिलते ही शिवांगी के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद वो सब शिवांगी को लेकर इंडस्ट्रीज के अंदर चले गए। शिवांगी एक एक चीज को ध्यान से देख रही थी। पहली बार किसी के ऑफिस आई थी, वरना तो घर से हॉस्पिटल या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर अनिरुद्ध के साथ बाइक पर जाती थी। लेकिन इतना बड़ा ऑफिस तो उसने पहली बार ही देखा था। सीनियर ऑफिसर एक एक करके अपने अपने केबिन में चले गए और शिवाय शिवांगी को अपने केबिन में लेकर आ गया। शिवांगी ने शिवाय का केबिन देखा तो केबिन बहुत बड़ा था। सच में एक लग्जरी केबिन था शिवाय का। शिवांगी ने शिवाय को देखकर कहा, पापा, ये आपका है। शिवाय बोला, अभी बाहर क्या समझाया था? मेरा नहीं, हमारा। शिवांगी बोली, ओके पापा, हमारा। अब ये तो बताए, अनिरुद्ध से कब मिल पाएंगे? शिवाय बोला, थोड़ा सा सब्र रखो, तुम्हारा अनिरुद्ध कहीं नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे अनिरुद्ध को कहीं जाने नहीं दूंगा। वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, हमेशा। मैं उसे तुम्हारे पल्लू से बांध दूंगा। शिवांगी को समझ नहीं आया। वो बोली, पापा, पल्लू से कैसे बांधते हैं? ये सुनकर शिवाय को हंसी आ गई। उसने शिवांगी की बाजू को पकड़कर प्यार से कुर्सी पर बैठाया और बोला, पल्लू से पकड़कर मतलब तुमसे शादी कर दूंगा। ये सुनकर शिवांगी थोड़ा सा इमोशनल हो गई। वो बोली, पापा, वो मुझसे शादी नहीं करेंगे। शिवांगी ने जैसे ही बोला कि वो मुझसे शादी नहीं करेंगे, शिवांगी के लहजे में अनिरुद्ध के लिए इज्जत छलक रही थी। और शिवाय उसे समझ भी आ रहा था कि शिवांगी काफी हद तक अनिरुद्ध को अपना मान चुकी है। शिवाय ने शिवांगी को समझाते हुए कहा, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। तुम टेंशन मत लो, तुम जो करना चाहती हो कर लो। मुझे थोड़ा सा काम है, उसके बाद हम अनिरुद्ध से मिलने चलेंगे। शिवांगी ने हम एक गर्दन हिला दी और वो उसके इतने बड़े से केबिन में इधर उधर चक्कर लगाकर वहां रखे सामान को देखने लगी। और शिवाय अपने लैपटॉप में बिजी हो गया। वहीं दूसरी तरफ अभिमान सोफे पर बैठा हुआ अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था और युग फ्लैट की सफाई कर रहा था। उसने अपने लोअर को आधा फोल्ड किया हुआ था, कमर पर एक कपड़ा टंगा हुआ था और उसके हाथ में एक बाल्टी थी जिसमें थोड़ा पानी था। वो उसे पानी में कपड़ा भिगो भिगो कर आसपास की चीजों को साफ कर रहा था। युग साफ तो कर रहा था, लेकिन उसे गुस्सा बहुत आ रहा था। आखिरकार उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने बाल्टी को गुस्से में अभिमान की ओर फेंक दिया और बाल्टी सीधा अभिमान के सिर पर आकर लगी। अभिमान गुस्से में कहा, दिखाई नहीं देता, बदतमीज है, तमीज नहीं है, सिर फोड़ दिया। इतना कहकर वो अपने सिर को रब करने लगा। युग भी गुस्से में बोला, जब से आए हैं तब से मैं ही काम कर रहा हूँ। तुमसे तो नहीं हुआ कि काम कर लूँ। तब तो ब्रोकर के सामने कह रहा था, हाँ हाँ, कोई भी फ्लैट दे दो, कोई भी फ्लैट दे दो, हम सफाई कर लेंगे। लेकिन अब सुबह से मेरा ही बैंड बजा हुआ है। तुमसे तो नहीं हुआ कि थोड़ी सी सफाई कर लूं। इतना कहकर युग भी गुस्से में सोफे पर बैठ गया। अभिमान अभी अपने सिर को रब कर रहा था। कुछ सोचकर अभिमान ने प्यार से कहा, सॉरी यार, आई एम सॉरी।
मेरी वजह से तू भी पिसे जा रहा है, तो चाहे तो वापस जा सकता है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तू चला जा यार, तुझे इन सब काम की आदत नहीं है। युग ने गुस्से में अभिमान को देखा और बोला, जैसे तुझे तो सफाई कर्मचारी की नौकरी मिली हुई है, तुझे तो ये सब करने की आदत है। शर्म कर, तुझे मेरे डेडिकेशन की इज्जत करनी चाहिए और तू है कि मुझे नौकरों की तरह काम करवा रहा है। देख अभी से काम बांट लेते हैं, रोज रोज तो वंदना आंटी खाना देगी नहीं, तो आज से एक दिन सफाई मैं करूंगा और एक दिन खाना तू बनाएगा। एक दिन खाना मैं बनाऊंगा और एक दिन सफाई तू करेगा, समझ गया? अभिमान ने थोड़ा सा अपना सिर खुजाया और फिर बोला, हाँ, मतलब जिस दिन मैं सफाई करूंगा उस दिन तू खाना बनाएगा और जिस दिन तू सफाई करेगा उस दिन मैं खाना बनाऊंगा, यही ना? युग ने हमें गर्दन हिलाते हुए कहा, इंटेलिजेंट तो तू है, इसमें डाउट नहीं है। अब चल, लग जा काम पर। अभिमान ने एक गहरी सांस ली और चुपचाप उस बाल्टी को उठा लिया और फिर युग के कंधे पर टंगा हुआ कपड़ा उठाया। बोला, अंडरस्कोप ठीक है, बची कूची सफाई मैं कर देता हूँ, जब तक तू खाने के लिए कुछ बना ले। ये सुनकर युग बोला, अभी अभी तो 6 पराठे ठूस कर आया है और तुझे भूख भी लग गई। अभिमान ने हमें गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ यार, सच में भूख लग गई। कुछ भी बना ले, बेशक मैगी बना ले, पर बना ले, तब तक मैं ये सफाई करता हूँ। युग का काम करने का मन बिल्कुल नहीं था। जब से वो वंदना आंटी के घर से नाश्ता करके आया था तब से ही काम कर रहा था, लेकिन अब दोनों के लिए खाना तो बनाना ही पड़ता, इसलिए चुपचाप उठकर किचन की ओर चला गया और बिना पलटे बोला, जल्दी सफाई कर ले, मैगी बनाता हूँ। दोनों भाई मिलकर मैगी खाएंगे, कल से मेन्यू डिसाइड कर लेंगे कब क्या बनेगा। अभिमान खुद में बड़बड़ाया, बोल तो ऐसे रहा है जैसे 5 स्टार में शेफ लगा हो। ज्यादा से ज्यादा मैगी चावल खिचड़ी बनाकर खा लेंगे, इससे ज्यादा हमें बनाना भी नहीं आता। और तभी उनके फ्लैट की बेल बजी। चैप्टर 589। अभिमान ने युग को देखा तो युग किचन में जा चुका था। अभिमान सीधा गेट की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। सामने कोई और नहीं, आराध्या खड़ी थी। आराध्या ने एक नजर अभिमान को देखा। अभिमान के हाथ में बाल्टी थी और कंधे पर कपड़ा था। आराध्या अभिमान को ही देखती रही। उसने अभिमान को ऐसे कभी नहीं देखा था, हमेशा आंकड़े हुए ही देखा था, लेकिन आज तो अभिमान एक नॉर्मल लड़के की तरह लग रहा था, कहीं से भी बिजनेस टाइकून नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि उसने एक सिंपल सा लोअर शर्ट पहना हुआ था जिसमें वो बिल्कुल एक आम इंसान ही लग रहा था। आराध्या जो बोलने आई थी वो अभिमान को देखकर भूल गई। वो बस अभिमान को ही देखती रही। इतने में अभिमान बोला, और जाने मन, यहाँ क्यों आई हो? अगर इतनी ही याद आ रही थी तो मैं वहाँ जाता। अभिमान की बात सुनकर आराध्या अपने होश में आई और बोली, शट अप, इस धोखे में मत रहना कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। अभिमान ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर किस लिए आई हो? अच्छा चलो, आ ही गई हो तो अंदर आओ। युग मैगी बना रहा है, तुम भी खा कर जाना। आखिर हम तुम्हारे घर खाएंगे, तुम हमारे घर खाओगी। इतना कहकर वो आराध्या के बाजू पकड़कर अंदर ले आया। युग ने आराध्या को देखा और मुस्कुराकर कहा, भाभी, मैगी बना रहा हूँ, आप भी खा कर जाइए। फिर उसने अभिमान को देखकर कहा, अपने हाथ में पकड़ी बाल्टी तो नीचे रख दे। अभिमान ने अपने हाथ की पकड़ी हुई बाल्टी पर ध्यान दिया और उसने वो बाल्टी वहीं फर्श पर रख दी। अभिमान ने अपने कंधे पर रखा हुआ कपड़ा भी वहीं फेंक दिया और आराध्या की बाजू पकड़कर बड़े प्यार से बोला, चलो ना गिलहरी, साथ में मैगी खाएंगे। और तभी युग किचन से बोला, हाँ और क्या भाभी, तुम हमारे घर मैगी खाना और हम तुम्हारे घर पराठे, तभी तो बैलेंस होगा। और तभी आराध्या गुस्से में बोली, मैं यहाँ मैगी खाने या तुम्हें पराठे खिलाने नहीं आई हूँ, ये कहने आई हूँ कि ये जो तुम लोग कर रहे हो ये करने से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं, जितनी जल्दी हो सके अपना बोरा बिस्तरा समेटो और निकलो यहाँ से। हमारे घर के सामने आकर रह लेने से मैं मान नहीं जाऊंगी। मैं वो रात कभी नहीं भूल सकती जब मुझे रघुवंशी मेंशन से बेइज्जत करके निकाल दिया था।
अभिमान और युग दोनों के चेहरे पर उदासी छा गई। युग तो कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने मैगी बनाने में लग रहा। वहीं अभिमान ने आराध्या को देखकर कहा, देखो आराध्या, जब तक तुम मान नहीं जाती तब तक मैं तुम्हें ऐसे ही मनाता रहूंगा, इंतजार करूंगा तुम मुझे कब माफ करो। और रही बात यहाँ से जाने की, तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं नहीं जाने वाला, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। आराध्या ने गुस्से में अपने हाथ में पकड़ी हुई चैन अभिमान के ऊपर फेंक दी और गुस्से में बोली, पकड़ो अपनी ये चैन और निकलो यहाँ से। तुम्हारे ये सब करने से मैं मान नहीं जाऊंगी। तुम एक नंबर के झूठे इंसान हो। नशे में कुछ और बोलते हो, होश में कुछ और बोलते हो। तुम्हारे जैसा झूठा इंसान मैंने नहीं देखा। मेरी जिंदगी को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो और निकल जाओ यहाँ से। अभिमान ने उस चैन को उठा लिया जो आराध्या के फेंकने से जमीन पर गिर पड़ी थी। अभिमान बोला, आराध्या, मैं मानता हूँ कि मैंने जब तुम्हें ये चैन दी थी मैं होश में नहीं था, लेकिन उस रात जो कुछ कहा था वो सब सच था। सच में तुम मुझे पहले से ही बहुत पसंद हो, पहले से ही तुम मुझे अच्छी लगती हो, उसमें झूठ नहीं था। आराध्या ने इस बार अभिमान के कॉलर पकड़े और उसे हिलाते हुए बोली, एक और झूठ अभिमान रघुवंशी, कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ। तुम अच्छे से जानते थे कि मैं तुम्हारी तरफ झुक रही हूँ, उसके बाद भी तुमने कभी अपने दिल की बात मुझे नहीं कही, और अब दावा कर रहे हो कि मुझे पहले से ही प्यार करते थे। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। अभिमान, मुझे और मेरे बच्चे को चैन से जी लेने दो, वरना अगर मैंने भाई से शिकायत कर दी तो तुम दोनों को उठाकर बाहर फेंक देगा। बेहतर होगा चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और भाई के बीच में हाथापाई हो। इतना कहकर आराध्या वापस जाने लगी और तभी अभिमान बोला, हाथापाई होती है तो हो जाए, मैं कहीं नहीं जाने वाला। जब तक तुम मेरे साथ रघुवंशी मैंशन नहीं चलोगी तब तक तो कहीं नहीं जाऊंगा। चाहे सारी जिंदगी मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़े, मुझे मंजूर है। और ये जो तुम मुझे भाई के नाम से डराती हो, ना डराना बंद कर दो। मेरा दिमाग घूम गया ना तो तुम्हारे भाई के कान पर तो लगाऊंगा। आराध्या गुस्से में पलटी और उसने अभिमान को देखकर गुस्से में कहा, तुम मेरे भाई पर हाथ उठाओगे? अभिमान बोला, अगर तुम्हारा भाई मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं पिटूंगा तो नहीं, मारूंगा तो मैं भी। आराध्या को गुस्सा आ गया। वैसे भी प्रेगनेंसी की वजह से उसका मूड सही नहीं था। उसने अभिमान को मारने के लिए हाथ उठा लिया, लेकिन हाथ गाल पर लगता उससे पहले ही अभिमान ने आराध्या का हाथ पकड़ लिया और फिर उसे हल्का सा अपनी तरफ खींचकर उसकी हथेली पर किस करके बोला, जानेमन बार बार हाथों को कष्ट मत दिया करो। मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, उसका पश्चाताप भी कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भूल जाओ कि तुम किसके सामने खड़ी हो। आज भी मैं अभिमान रघुवंशी हूँ और मेरा अभिमान हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा। तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम्हारी बदतमीजी सह लेता हूँ, वरना कोई और होती तो अब तो गोली मार देता। समझ गई बीवी, आज के बाद हाथ मत उठाना। इतना कहकर अभिमान ने अपना एक हाथ आराध्या की कमर पर लपेटा और उसे हल्का सा करीब किया और उसके माथे को चूम लिया। आराध्या तो अभिमान को देखे जा रही थी। हर एक दिन वो आराध्या को एक नया शौक देता था। आराध्या ने अभिमान के सीने पर हाथ रखकर से धक्का दिया और गुस्से में वहां से चली गई। उसके जाते ही युग ने बिना पलटे कहा, तो फिर 2 ही पैकेट बना लूं भाभी, तो चली गई।